सांची, ये तुमने कैसा प्रेजेंटेशन बनाया है। मैं बिल्कुल भी तुम्हारे काम से खुश नहीं हूँ। वह टेबल पर फाइल पटकते हुए बोला था। क्या तुम ऐसे ही काम करोगी? वह चिल्लाते हुए सांची पर गुस्सा कर रहा था। उसकी आंखें इस वक्त लाल हो चुकी थी। वहीं सांची अपनी आंखें नम किए हुए रोई सी सूरत बनाकर उसको गहरी नजरों से देख रही थी। वह कभी भी इतना गुस्सा नहीं किया था, लेकिन आज सच में सांची पर वह गुस्सा कर रहा था। आखिर पता नहीं किसका गुस्सा था जो वह सांची पर उतार रहा था। वह तो प्रेजेंटेशन उसी के कहे के अनुसार ही बनाई थी। सांची रोई रोई नज़रों से उसे बोली, सर, जैसे आपने कहा था मैं वैसा ही की, लेकिन अब आप इतना गुस्सा हो रहे हैं जैसे लग रहा है कि मैं खुद से यह प्रेजेंटेशन बनाई है। वह सांची की बातों को सुनकर अपने आप में होश में आया और उसे महसूस हुआ कि वह क्या कर रहा था। वह सच में किसी और का गुस्सा उस पर उतार रहा है। वह एक पल के लिए तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस किया, लेकिन दूसरे पल वो सांची को फिर से गुस्से में बोला, तुम यहाँ से जा सकती हो। और वह जाते हुए सांची को रोका और बोला, तुम अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही हो। सांची कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई और वह अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई। वह काफ़ी ज़्यादा रोई थी। उसकी पिछली ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा ही डरावनी थी। वह उसे और भी ज़्यादा सोच करके रोने लगी थी। वहीं अपने कैबिन में बैठे वीर उसको देख रहा था और सोच रहा था कि जब तक तुम अपने काम पर पूरे लगन और मेहनत से नहीं करने लगोगी, जब तक तुम सब कुछ सीख नहीं लेती, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। सांची, मैं तुम्हें एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनते देखना चाहता हूँ। तुम अपनी पिछली ज़िंदगी भूल जाओ, मैं यही चाहता हूँ। अगले दिन वह ऑफिस पहुँच गया। खूबसूरत सजी हुई बिल्डिंग का नज़ारा ही कुछ और था। रिसेप्शनिस्ट एक नौजवान लड़की ने उसका स्वागत की और बोली, सर, आपकी मुलाकात हमारे सीईओ से तय है। वह ऊपर वेटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर के नवीन बोला, जी। वह फौरन से लिफ्ट में गया। उसके दिल में अजीब सा एहसास था। लिफ्ट के शीशे में वह खुद को उसमें देख पा रहा था। अपने ड्रेस को सीधा किया, जैकेट को ठीक किया। दरवाज़ा खुला और नवीन वेटिंग रूम में दाखिल हुआ। एक लम्हे के लिए उसके कदम रुक गए। सामने जो महिला खड़ी थी वह पलटकर नवीन की तरफ देख रही थी और नवीन तो जैसे था कि सांसें लेना ही भूल गया था। वह तो बिल्कुल सांची जैसी थी। वही खूबसूरत सा चेहरा, चेहरे पर बहुत सारा नूर, माथा पूरी तरह साइन करते हुए उसकी खूबसूरती पहले से बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। वही धीरे से मुस्कुराते हुए मगर कंफ्यूज अंदाज में वह पूरी की पूरी पत्थर हो चुका था। दिमाग में फौरन से झटका आया कि यह कैसे हो सकता है। वह तो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सांची चलते हुए नवीन की तरफ आई, हाथ बढ़ाई और बोली, वेलकम टू जर्मनी मिस्टर नवीन। नवीन हिचकिचाते हुए हाथ मिलाया और बोला, आपका चेहरा। उसके जबान से तो आवाज़ ही नहीं निकल पा रहा था। मुझे कहीं आपका चेहरा देखा हुआ पहचाना हुआ लगता है। नवीन उसे लगातार देखे जा रहा था। वह बड़े ही सलीकेदार आवाज़ में बोली, हाँ, मुमकिन है। कई लोग कहते हैं कि मेरा चेहरा जाना पहचाना लगता है। फिर आपको भी वैसा ही लगता होगा। वैसे अब चले। नवीन आगे बढ़ते हुए भी सांची को ही देखे जा रहा था। फिर उसे रहा नहीं गया तो नवीन पूछने लगा, आपका नाम क्या है? सांची कहने लगी, आपको तो ईमेल में बताया गया था, फिर भी मैं आपको कंफर्म के लिए बता दूं कि मेरा नाम सांची सिंह है। यह सुनकर के तो नवीन के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी सीईओ उसके पास उसको रिसीव करने के लिए आई है। यह नाम, यह चेहरा, क्या आप? वह बोलते बोलते रुक गया। वह एक पल, अभी वह अपनी बात कंप्लीट करता कि सांची कहने लगी, बस मिस्टर नवीन, हम यहाँ काम के लिए आए हैं, हम अपना काम कर ले। यह सुनकर नवीन उसके मीटिंग में जाकर के बैठ गया। लेकिन नवीन का दिल धड़क रहा था।
वह सामने फाइल खोल करके कुछ समझाने लगी थी नवीन को, लेकिन नवीन का ध्यान उसकी आवाज़, उसके वजूद पर था। वह मुमकिन नहीं था, सांची मर चुकी थी। नवीन खुद उसकी डेड बॉडी देखा था। दादी माँ सबने उसका अंतिम संस्कार किया था। फिर यह कौन है? मीटिंग खत्म हुई तो उसने कहा, मुझे उम्मीद है आप हमारे माहौल में जल्दी ढल जाएंगे मिस्टर नवीन। नवीन बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया और बोला, आपसे एक बात करनी है। सांची बोली, जी। नवीन कहने लगा, क्या हम कहीं बैठकर बातें कर सकते हैं अकेले में? तभी सांची बोली, मिस्टर नवीन, ऑफिस में पर्सनल बातें काम के वक्त नहीं करते हैं। उसकी ठंडी सी आवाज़ में नवीन उलझ गया था। वह ऑफिस से बाहर निकल गया था। बाहर संजना खड़ी थी। वह कहने लगी, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? मुझे लगा कि तुम उस ऑफिस के बॉस के ख्यालों में खो गए होगे। नवीन उसे देख करके कुछ भी नहीं बोला। उसके मजाक पर उसे हंसी भी नहीं आई थी। बस कार की तरफ वह कदम बढ़ाया था। नवीन को गाड़ी चलाते हुए भी बार बार उसके मन में वही चेहरा घूम रहा था, सांची का। बगल में बैठी संजना बोली, मुझे तो लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। नवीन फौरन से बोला, नहीं, बस थकान हो गया है मुझे। तभी संजना बोली, या फिर उस सीईओ ने तुम पर जादू कर दी। नवीन बोला, चुप रहो। वह खामोश हो गई, मगर नवीन के दिमाग में तो तूफान अभी भी जारी था। वह खुद में सोच जारी ही था, क्या वाकई वह सांची है? अगर नहीं तो इतनी मिलती जुलती कैसे? यह मुमकिन नहीं है। और अगर जिंदा है तो फिर कैसे? उसके दिल में एक बात कही, यह इत्तेफाक नहीं है, कुछ है जो मुझसे छुपा हुआ है और अब तक मैं उसके तह तक पहुँचे बिना चैन नहीं लूँगा। यह खुशनसीबी नहीं थी, यह कोई इशारा था, या शायद कुछ ऐसा जो नवीन के गुनाहों का हिसाब लेने आया था, या फिर किसी और के गुनाहों का। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे तो यही बताया गया था कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। अगले दिन भी नवीन ऑफिस पहुंच चुका था। चेहरे पर बहुत गंभीरता थी। उसके दिल में सवाल और सोचों का पहाड़ था। मैंने सारी रात इसी सोच में गुजार दिया, आंखें भी नहीं झपकाई। बार बार एक ही सवाल दिल को चीरता रहा, अगर वह सांची है तो फिर कैसे जिंदा है? और अगर नहीं है तो यह सब कुछ मिलता जुलता कैसे है? नवीन रिसेप्शनिस्ट के पास गया। वह लड़की कहने लगी, सर, आपको आपके कैबिन में बुलाया गया है। नवीन दिल थामकर अंदर दाखिल हुआ। सांची टेबल के पीछे खड़ी थी, सलीके से तैयार हुई थी। उसका ओहदा भी देखते रह गया। वही कॉन्फिडेंस, खामोशी, सुकून और खुद पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा, उसका चमकता हुआ चेहरा। इस बार उसने नज़र उठाकर नवीन की तरफ देखी और पहचान के भाव चेहरे पर आने नहीं दी। सांची ने कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर नवीन, बैठिए। नवीन ने खामोशी से बैठ गया तो सांची फाइल को चेक कर रही थी और बोली, हमें अफसोस है कि आपकी पिछली कंपनी ने कुछ रिपोर्ट हमारे सामने आई है जिनमें आपके कुछ लेन देन सही नहीं पाए गए हैं। यह सुनकर के नवीन तो हक्का बक्का रह गया और बोला, यह क्या कह रही हैं आप? सांची आगे बोली, आप पर इल्ज़ाम है कि आपने कंपनी के फंड्स का पर्सनल इस्तेमाल किया है और कुछ तरीके गैर कानूनी के भी हैं। नवीन थोड़ा कड़े लहजे में बोला, यह सब झूठ है, कोई साजिश है, कोई मुझे फंसाना चाह रहा है। हो सकता है, सांची बोली, लेकिन हमारी पॉलिसी के मुताबिक हम ऐसे किसी भी एम्प्लॉय को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। नवीन टेबल पर हाथ रखते हुए बोला, आप यह सब मेरे साथ पर्सनल पुरानी बातों की वजह से तो नहीं कर रही हैं? सांची थोड़ी चुप ही रही, फिर कुछ देर के बाद बोली, पर्सनल माफ़ कीजिएगा, मैं सिर्फ प्रोफेशनल फैसले लेती हूँ। तभी दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। लंबा कद, रंग सफ़ेद, महंगे सूट और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। वह दिखने में काफ़ी ज़्यादा रईस और एरोगेंट था। उसकी स्मार्टनेस काफ़ी ज़्यादा ही हाई थी।
जो देखे उसे देखता रह जाता। वह आदमी सीधे सांची के पास जाकर खड़ा हो गया। सांची नवीन की तरफ देखते हुए कहने लगी, यह है मेरे होने वाले पति रुद्र प्रताप सिंह। नवीन के तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। नवीन ने वीर को देखा। उसके चेहरे पर वह सुकून था जो सिर्फ एक अच्छी जिंदगी गुजारने वाले इंसान के चेहरे पर होती है। यह सुनकर और देखकर नवीन हड़बड़ाते हुए बोला, आपके होने वाले पति? सांची फिर से बोली, जी हाँ, और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। यह मेरे लिए उस वक्त सहारा बने जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। और इस वक्त सांची सिर्फ और सिर्फ वीर को ही देख रही थी। वीर तो बस सांची में खो सा गया था। वीर बोला, अब चले, सारे डिस्कस यहीं करनी है या फिर हमारे प्लान फेल होंगे। आप जैसा कहें, मैं आपके फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। सांची मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ ली और कहने लगी, हम वैसा ही करेंगे, अपने प्लान के अनुसार। हमारे प्लान में कोई चेंज नहीं होंगे। और फिर दोनों फिर से एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह दोनों दुनिया के बेस्ट कपल हैं। यह सब सुनकर के तो नवीन की सांसें उखड़ने लगी थी। वह कुर्सी से उठकर एक बार फिर से उसकी आंखों में देखने की कोशिश किया और बोला, क्या आप सांची हैं? सांची यह सुनकर के एक पल के लिए तो आंखें बंद कर ली, फिर एक ठंडी सांस ली और बोली, मुझे नहीं मालूम तुम किसकी बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है मिस्टर नवीन। नवीन कांपते हुए बाहर निकल गया, जैसे कि जमीन पर उसका वजन ही नहीं पड़ रहा था। उसके कदम काम करना ही बंद कर चुके थे। सीढ़ियाँ उतरते हुए दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। उसने लॉबी से निकलकर सड़क के किनारे आ खड़ा हुआ था। आसपास शोर था, गाड़ियाँ थी, लोग थे, लेकिन उसके कानों में सिर्फ उसकी आवाज़ गूंज रही थी, सांची के एक एक शब्द, यह मेरे होने वाले पति हैं, वीर प्रताप सिंह। यानी कि वह इस कंपनी का बॉस और वह आज बॉस की बीवी बनने वाली है। इतनी बड़ी ऑफिस की मालकिन वह उस वीर प्रताप की पत्नी बनेगी। मगर कैसे? वह यहाँ जर्मनी तक कैसे पहुँच गई? वह तो इंडिया के एक छोटे से शहर में रहती थी। ऐसे कैसे हो सकता है? और उसकी दोस्त भी बन गई थी। यह सारी बातें उसे बस अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वह कुछ समझने और सोचने की हालत में बिल्कुल नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक बात याद आई। उसने फ़ौरन से इंडिया में अपने दादी माँ का नंबर डायल किया और बोला, दादी माँ, एक बात पूछनी है आपसे। उसकी दादी चंद्रावती जी कहने लगी, क्या बात है नवीन, सब ठीक तो है ना? इतनी रात को फ़ोन किए हो, सब कुछ खैरियत है ना? नवीन बोला, बस एक बात पूछनी है, एक सच जानना है मुझे। चंद्रावती जी बोली, ठीक है, पूछो। नवीन बोला, सांची, क्या वह वाकई में मर गई थी? वहीं फ़ोन के दूसरी तरफ यह बात सुनकर के गहरी खामोशी छा गई थी। कुछ पल के बाद चंद्रावती जी बोली, कैसा सवाल है यह? नवीन थोड़ा गुस्से भरे लहजे में बोला, प्लीज़ माँ, झूठ मत बोलिए, मैं जानना चाहता हूँ, क्या वह जिंदा है? क्या उसे किसी ने बचा लिया था? चंद्रावती जी की आवाज़ भारी हो गई थी। वह यह सब कुछ बताना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन बोली, तुम्हें अब क्यों याद आ रहा है यह सब? तुम्हें उससे छुटकारा तो मिल गया ना? वैसे भी वो औरत से तुम्हें आज़ादी चाहिए थी, और वैसे भी वह तो जो जैसी भी हालत में हो, तुम्हें उससे क्या मतलब है? नवीन बोला, क्योंकि मैं उस जैसी एक महिला से मिला हूँ। उसका नाम, शक्ल, आवाज़, सब कुछ वही है। प्लीज़ दादी माँ बताइए। चंद्रावती जी ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, नवीन, मैं अब यह बोझ नहीं उठा सकती। हाँ, वो जिंदा थी। नवीन यह सुनकर के तो एकदम से हक्का बक्का सा रह गया। उसका फ़ोन हाथ से छूटते छूटते बचा था। उस दिन जब उसने अपनी दादी माँ की बातें सुना तो वह एक पल के लिए तो जैसे लगा कि उसकी जान ही निकल गई है, और उसे अपने पुराने दिन के याद आने लगे थे जो वह सांची के साथ में बिताया हुआ था। क्या वह खूबसूरत पल थे?
उसके साथ जो नवीन उसके होने से सुकून और खुद को बहुत ज़्यादा ही खुशनसीब समझता था। नवीन शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन वह अपनी दादी माँ की खुशी के लिए वह लड़की को देखने चला गया। जब वह सांची को देखा तो वह शादी के लिए हाँ बोल दिया था। दादी माँ ने उसके लिए सांची का रिश्ता लेकर आई थी। कुछ दिनों की बहस के बाद में वह मान गया। उसकी दादी माँ बहुत खुश हो गई थी। जब सांची लाल जोड़े में उसके सामने गई तो लगा जैसे कि जिंदगी उसकी पूरी हो गई हो। उसकी शादी धूमधाम से हुई थी। सपना देखा और सपना सच भी हुआ। सांची नवीन को मिल गई। सांची बहुत खूबसूरत थी। नवीन को बहुत पसंद आई थी। वह जैसा सोचा था वैसे ही लड़की थी सांची। वह सुबह नवीन के लिए चाय बनाती, उसके लिए फूल लाता। वह सांची कहने लगी, नवीन तुम इतने अच्छे क्यों हो? नवीन हंसते हुए बोला, क्योंकि मेरी पत्नी दुनिया की सबसे प्यारी पत्नी जो है। वह शर्मा करके नजरें झुका लेती थी। वह ज़्यादा बोलती तो नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ दिखाई देता था। लेकिन अभी तक उन दोनों में पति पत्नी का रिश्ता कायम नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों शादी के पहले दिन ही बोल चुके थे कि हम दोनों पहले एक दूसरे को समझेंगे, फिर ही अपना रिश्ता आगे बढ़ाएंगे। सांची ने पहले यह बात कर चुकी थी। उसके बाद नवीन भी इस बात से खुश था। उसे भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं थी। नवीन जब भी ऑफिस से घर आता तो वह हमेशा दरवाजे पर ही खड़ी रहती, उसका इंतजार करती रहती। वह थका हारा आया था, उसे खाना लाकर उसके सामने रखती थी। वह उसकी हर तरह से फिक्र करती थी। सांची उसे समझना चाहती थी। वह एकदम से घरेलू पत्नी बन चुकी थी। इस बात पर तो नवीन उसे प्यार से देखा करता, खुशी के मारे झूम जाता और बोलता, तुम थकी हो, तुम खुश हो? वह हल्के से मुस्कुरा जाती थी। सांची कहती, मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी हूँ। और नवीन उसकी आंखों में देखते रहता और दिल में बोलता, भगवान यह पल कभी ख़त्म ना हो। सांची ऐसी थी कि छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश हो जाया करती थी। नवीन की सैलरी मिलता, उसके लिए चूड़ियाँ लाता, कभी चॉकलेट तो कभी किताब, और वह ऐसे ही खुश हो जाया करती थी। उसे किताब पढ़ने का बहुत शौक़ था। ऐसे ही धीरे धीरे उन दोनों की ज़िंदगी अपनी पटरी पर चल रही थी। तभी अचानक से नवीन के ऑफिस में एक संजना नाम की लड़की की एंट्री हुई। वह नई एम्प्लॉय थी और वह काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत थी, काफ़ी क्लासी लुक क्रिएट करती थी। वह नवीन के पास आकर कहने लगी, क्या हम दोनों कुछ बातें कर सकते हैं? नवीन जान पहचान हो जाएगी। और नवीन भी अपने कलीग के साथ में अच्छा व्यवहार रखता था। वह कहने लगा, ठीक है, कोई बात नहीं। संजना कहने लगी, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? नवीन भी कुछ भी नहीं छुपाया। उसने कह दिया कि हाँ, मैं अपने शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और आपको देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि आपकी शादी हुई है। संजना बड़े एटीट्यूड के साथ में बोली, जी हाँ, मैं शादी नहीं की हूँ और मैं अभी करना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं बिना शादी के खुश रहना चाहती हूँ और मैं अलग टाइप की लेडी हूँ। मुझे यह शादीशुदा ज़िंदगी या फिर घर संभालना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। नवीन को उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा और वह उसके साथ बात करने में काफ़ी रुचि भी दिखाता था। और संजना यह बात नवीन का अच्छे से समझ रही थी। वह नवीन को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर अपने बोतल में उतारना चाहती थी। नवीन भी अब धीरे धीरे संजना से बातें करता, उसे बेहद खुशी मिलती। एक अलग ही जोन में संजना से बातें करते हुए अपने आप को पाता था। घर में आता तो वही सांची रोज की तरह बाल बांधकर साड़ी पहन करके बस सीधे साधी सी घरेलू औरत की तरह रहा करती थी। और अब धीरे धीरे सांची में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा था। वह अब काफ़ी ज़्यादा देर से घर आया करता और सांची से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। सांची बड़े ही आराम से उससे पूछा करती थी, क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई है ऑफिस में या फिर कोई और बात है? ऐसी क्या बात है जो अंदर ही अंदर खाई जा रही है? लेकिन नवीन था कि उसे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझता। वह तो सीधे उससे बोल देता था कि हाँ, कुछ ऑफिस के कामों का प्रेशर है मेरे सर पर, जिस वजह से मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। वह तो कई कई दिन अपने ऑफिस के काम का बहाना करके संजना के साथ घूमने के लिए निकल जाया करता था।
वह संजना पर काफ़ी पैसे भी खर्च कर चुका था। उसके अकाउंट में ना के बराबर पैसे बचे थे। वहीं उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। घर से बाहर 2-3 दिन तक रहता था और सांची को यह सारी बातें बताना भी ज़रूरी नहीं समझता था कि कहाँ गया है। वहीं सांची इतना ज़्यादा नवीन के अंदर बदलाव को देखकर हैरान थी। वहीं उसकी दादी माँ कहने लगी, हो सकता है सच में उसके कामों का प्रेशर हो, तुम भी ज़्यादा मत सोचा करो। लेकिन हाँ, फ़ोन करती रहना उसको, देखते रहना कहाँ है वह पूछ लिया करो। सांची कहती, ठीक है दादी माँ। उधर चंद्रावती जी भी बहुत परेशान रहती थी। आखिर इस लड़के को हो क्या गया, कहीं कुछ। तभी वह बुरे ख्याल सोच करके अपने दिमाग से वह सब कुछ निकाल देती और उसको कॉल करती। कॉल पर तो वह नवीन आराम से अपनी दादी से बातें कर लेता था और सब बात भी बता देता था। मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर आया हूँ, मैं अगर यहाँ वहाँ नहीं जाऊँगा तो बॉस मुझे पैसे कैसे देंगे, घर पर बैठने के तो पैसे नहीं मिलेंगे। यह सुन करके चंद्रावती जी भी चुप हो जाती थी। वहीं जब सांची कॉल करती तो नवीन अपना फ़ोन उठाता ही नहीं था और ना ही सांची को एक मैसेज या एक शब्द में जवाब भी दे दे। सांची यह सब कुछ देखकर और समझकर वह थोड़ी उदास और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लगी थी। वह अच्छे से खाना भी नहीं खा पाती थी क्योंकि नवीन इतना प्यार करने वाला पति अचानक से बदल गया, उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। तभी अचानक से एक दिन नवीन संजना को अपने घर लेकर आया। उसकी दादी माँ और सांची देखकर तो हैरान हो गईं। सांची नवीन के करीब आई और कहने लगी, यह कौन है नवीन? नवीन उसे बस घूर कर देखा और कहने लगा, यह मेरी मेहमान है, अच्छे से खातिरदारी करो। और वह अंदर कपड़े बदलने चला गया। वहीं संजना सीधे सोफे पर जाकर बैठ गई। चंद्रावती जी भी सोफे पर बैठी हुई थी। वह उनको ना हेलो बोली ना नमस्ते की, बस अपने फ़ोन में लगी थी। चंद्रावती जी कहने लगी, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? संजना चंद्रावती जी की तरफ देखी और बोली, संजना नाम है मेरा। चंद्रावती जी कहने लगी, क्या तुम नवीन के ऑफिस में जॉब करती हो? संजना बोली, हाँ, और एक अच्छी दोस्त भी हूँ। दोस्त का बात सुनकर सांची एक नज़र उसे लड़की को देखी। उसका पहनावा एकदम अलग था। वह शॉर्ट्स ड्रेस में अजीब सी लग रही थी, लेकिन खुद को बहुत काबिल समझ रही थी और खूबसूरत दिखने की भरपूर कोशिश किए जा रही थी। वहीं नवीन कुछ ही देर में आया और सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और सांची से बोला, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है और हमें काम भी करना है। सांची चुपचाप से डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दी। चंद्रावती जी बगल में बैठ गई और खाने लगी और बोली, सांची बेटा तुम भी खा लो। सांची का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन चंद्रावती जी के कहने पर वह भी बैठ गई उनके पास खाने के लिए। कुछ ही देर में सबका खाना फिनिश हो गया। नवीन, सांची और ना ही अपनी दादी का परवाह किए बिना ही संजना का हाथ पकड़ा और बोला, चलो हमें लाइव मीटिंग अटेंड करनी है। अभी इसी वक्त हमें बॉस ने जो प्रोजेक्ट पर काम करने को बोला है उसे कल तक पूरा करना है, समय नहीं है हमारे पास। इतना कहकर वह हाथों को उसका पकड़ के अपने कमरे में लेकर के गया। सांची और उसकी दादी माँ तो देखती ही रह गई। सांची का तो अब नवीन का पूरा एतबार खत्म होते जा रहा था और आज इस लड़की को लाकर पूरी तरह से यह जाहिर करवा चुका था कि अब सांची के लिए उसके दिल में कोई भी जगह नहीं है। सांची भी मन मारकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत घुटन महसूस हो रही थी। वह उसकी पत्नी थी, फिर भी उसे पत्नी का कोई दर्जा नहीं, कोई अहमियत नहीं। जैसे लग रहा था कि वह इस घर की नौकरानी हो। सांची को ऐसे ही सोचते हुए नींद आ गई। आधी रात को जब उसकी आंखें खुली तो अभी भी नवीन नहीं आया था। वह दरवाज़ा खोल करके जब बाहर गई तो उसे अजीब अजीब तरह के कमरे से आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा खुला तो नहीं था, लेकिन वह दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी। अंदर से धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी जिसे सांची थोड़ी बहुत सुन पा रही थी। नवीन कहा, तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? मैं अपनी बीवी को डिवोर्स दूंगा और तुमसे शादी करूंगा, तुम उसकी फिक्र ना करो। संजना बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसके गले में बाहें डालकर उसे प्यार भरी बातें करने लगी और बोली, तुम बहुत अच्छे हो मेरे जाने मन, तुम अब मुझसे कभी भी दूर नहीं होगे ना? नवीन कहने लगा,
मैं भी उस जाहिल गवार से अपना रिश्ता ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं भी अब उससे तंग आ चुका हूँ। रोज़ रोज़ एक ही हुलिये में रहती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अब तुम जैसी थोड़ी ना है वह, जो तुम्हारे जैसे कपड़े पहनेगी, ऐश करेगी। वह तो बस एक ही ड्रेस में हर रोज़ रहती है। उसे देख देख कर मन भर गया है। अब तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही कमाता हूँ और तुम पर ही मुझे खर्च करना है। तुम आखिर मेरी होने वाली बीवी हो। इतना कहते हुए दोनों हंसने लगे और एक दूसरे में बाहें डालकर अपनी दुनिया में खो गए थे। यह सब सुनकर के सांची के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसका पति ऐसा सोच रहा है उसके बारे में, तो वह तो गलत थी कि उसका पति शायद काम के वजह से उसको वक्त नहीं दे पा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वह तो अलग दुनिया में ही मस्त हो चुका था। सांची भी अब समझ चुकी थी कि अब उसको इस घर में रहना बेवकूफ़ी से भरा हुआ है। वह उसी रात वहाँ से निकल गई। रात के 12 बज रहे थे। वह अंधेरी सड़कों पर चलती जा रही थी। उसे न मंजिल का पता था और न ही रास्ते का। वह आखिर जाए तो कहाँ जाए। वह अपने माँ बाप के घर भी नहीं जाना चाहती थी। कहते हैं कि माँ बाप जब अपनी बेटी की शादी कर देते हैं तो वह अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पा लेते हैं, जिस वजह से वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। तभी एक गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में चलती आ रही थी और सांची से टकरा गई। सांची का एक्सीडेंट हो गया। वह मरने की हालत में हो चुकी थी, क्योंकि वह पहले से भी मेंटली जो डिस्टर्ब थी वह अलग थी। वह सदमे में जा चुकी थी। वह आदमी गाड़ी से बाहर निकला और जब एक लड़की को अपने कार के सामने देखा तो वह हैरान हो गया और जल्दी से वह उसे अपने गोद में उठाया और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल में उसे डॉक्टर ने चेक करने लगे। वहीं उसका फ़ोन उसके हाथों में था। वह सबसे पहले जो नंबर था वह चंद्रावती जी का था। वह जल्दी से उस नंबर पर कॉल कर दिया। उस आदमी के बोलने से पहले ही चंद्रावती जी कहने लगी, क्या बात है सांची, तुम अपने कमरे से ही मुझे फ़ोन क्यों कर रही हो? मेरे कमरे में भी तो आ सकती हो। कोई परेशानी है क्या बेटा? वह आदमी बोला, सॉरी, मैं आप जो सोच रही हैं वह मैं नहीं हूँ। और इतना समझ गया कि इस लड़की का नाम सांची है। वह बोला, इनका एक्सीडेंट हो गया है, क्या आप हॉस्पिटल आ सकती हैं? यह सुनना था कि चंद्रावती जी का तो हालत ही खराब हो गया। इतनी रात को सांची बाहर क्यों गई? और एक्सीडेंट का सुनकर वह जल्दी से कमरे से बाहर आई और सीधे नवीन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। लेकिन नवीन जो था अपने ही मस्ती में संजना के साथ में था और वह दोनों एक दूसरे में लिपटे हुए गहरी नींद में सो चुके थे। बार बार दरवाज़ा बजाने के बाद भी जब नवीन बाहर नहीं आया और ना ही कोई आवाज़ आया तो चंद्रावती जी ड्राइवर के साथ खुद ही हॉस्पिटल चली गई। जब वह आदमी चंद्रावती जी को देखा तो पहचान नहीं पाया, लेकिन चंद्रावती जी की उसके हाथ में फ़ोन देखकर कहने लगी, क्या तुम ही फ़ोन किए थे? वह आदमी कहने लगा, जी हाँ, मैं ही फ़ोन करने वाला हूँ। यह रहा इनका फ़ोन और वह मेरी कार से ही टकरा गई थी तो मैं इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आया। यह सुनकर के चंद्रावती जी कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी, आखिर सांची इतनी रात को घर से बाहर ही क्यों गई? आखिर इसका क्या वजह हो सकता है? वह सांची के फ़ोन से बार बार नवीन को कॉल कर रही थी और खुद के फ़ोन से भी, लेकिन किसी का फ़ोन नवीन नहीं उठा रहा था। वहीं सांची का बचने का कोई उम्मीद नहीं था। डॉक्टर ने उसे डेथ घोषित कर दिया था। वह आदमी अभी भी वहीं पर था। डॉक्टर, हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर बोले, हाँ, आप उन्हें मिल सकते हैं। चंद्रावती जी और वो आदमी सीधे उसके कमरे में गए। सांची को ऐसी हालत में देखकर चंद्रावती जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और वह रोने लगी और बोली, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। वह नवीन सच में बहुत ज़्यादा ही तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी किया है और कर भी रहा है। उस लड़की के साथ हुआ, ऐसे कैसे? मुझे पता है कि वह लड़की इस वक्त उसके साथ होगी और तुमने शायद यह सब कुछ देखा और बर्दाश्त नहीं कर पाई और घर छोड़कर निकल गई। इतना कहते हुए वह नवीन को अपने फ़ोन से कॉल की। नवीन नींद में ही उनका फ़ोन रिसीव किया और बोला, क्या दादी माँ, आप इतनी रात को परेशान क्यों कर रही हैं?
चंद्रावती जी चीखते हुए बोली, तुम्हें अपनी मौज मस्ती की पड़ी है। यहाँ सांची का एक्सीडेंट हो गया है, वह मर चुकी है। अब तो संभल जा, वह अब इस दुनिया में नहीं है। नवीन बड़े ही आराम से बोला, तो मैं क्या करूं, मर गई है तो। वैसे भी मैं उसे डिवोर्स देने वाला था। मर गई है तो मर जाने दीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे संजना के साथ रहना है, मैं उस लड़की के साथ नहीं रह सकता। अब वह मेरी पत्नी नहीं है। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। चंद्रावती जी तो यह सुनकर सदमे में जा चुकी थी और वह वहीं ज़मीन पर बैठ गई। यह देखकर वह आदमी कहने लगा, क्या हुआ आंटी, आप ठीक तो है ना? चंद्रावती जी उस आदमी को देखी और कहने लगी, तुम कौन हो बेटा? तुम तो दिखने में अच्छे घराने के लगते हो। तुमने मेरी बेटी की इतनी मदद की, हॉस्पिटल लेकर आए, लेकिन देखो मेरी बेटी का क्या हाल हुआ। मेरा खुद का लड़का इसे डिवोर्स देने वाला है और इसके सामने ही अपने किसी दोस्त को लाकर। इतना कहकर वह चुप हो गई। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन वीर प्रताप सिंह था। वह कहने लगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें आंटी, मैं इनके अंतिम संस्कार का इंतजाम कर दूंगा। जैसे ही वह सांची के पास गया और उसके फेस को देखा तो वह देखते ही रह गया। दिखने में इतनी खूबसूरत लड़की और पति ने इसको धोखा दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? अचानक से सांची का हाथ उसके पैरों पर आ गए। जब वह उसका हाथ उठाकर अच्छे से करने की कोशिश किया तो उसके नब्ज अभी भी चल रहे थे। यह देखकर वह हैरान था और वह फौरन से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर उसका इलाज करने लगे। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आए और कहने लगे, थैंक गॉड कि वह सही हैं। उनकी सांसें शायद ब्रेन में जा चुकी थी, जिस वजह से हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा था। और आपने मिस्टर वीर सिंह, आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। वहीं चंद्रावती जी यह सुनकर हैरान हो गई और बोली, बेटा तुम बिजनेसमैन हो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुनी। तुम एक काम करो, मेरी इस बेटी को इस जगह से दूर लेकर जाओ। मुझे पता है वह रहना नहीं चाहती है यहाँ। उसने अपने फ़ोन में साफ साफ लिखा है कि वह आज क्या क्या सुन चुकी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, यह फ़ोन पकड़ो और मुझे घर जाना है। मैं इसके बिना तो रह नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं ज़रूर खुश रहूँगी। जहाँ भी रहे मेरी बच्ची खुशहाल रहे। यह सुनकर वीर हैरान हो गया। वह बस इस वक्त जाते हुए चंद्रावती जी को देख रहा था। वही कुछ ही देर में नवीन संजना से शादी कर लिया। यह भी नहीं सोचा कि अभी उसकी पत्नी का देहांत हुआ है। वह अपनी पत्नी को देखा था जब उसे वीर लेकर जा रहा था। उसे यह भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसे कौन लेकर जा रहा है। वीर को वह पीछे से देखा था और उसके हाथों में सांची थी। संजना के साथ शादी करके शुरू के दिनों में तो वह काफ़ी खुश था। संजना हर रोज़ उससे शॉपिंग कराती, उसके साथ लंच डिनर बाहर ही करने जाती। वह ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड बैग्स लेने की जिद करती, लेकिन यह सब कुछ कहाँ से आ रहे हैं उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसके ज़रूरत को पूरा करने के लिए नवीन दिन रात मेहनत करने लगा था। रात को भी ओवर टाइम करता था। इस बात से संजना को बिल्कुल भी परवाह नहीं था। उल्टा वह घर आता तो संजना सोई रहती थी। उसे बिल्कुल गम नहीं था कि नवीन थका हारा आया है। वही सांची की बातें याद आने लगी। जितनी वह अच्छी थी उसके साथ वह कैसा व्यवहार रखा था। वह जब भी घर आता तो उसके सामने खड़ी रहती और वह जब तक उसे खिलाती नहीं, सांची खुद भी नहीं खाती थी, उसका इंतजार करती थी आधी रात तक। वही यह सब कुछ देख कर के चंद्रावती जी खुद से सोचे जा रही थी कि अब तो नवीन को अकल आनी चाहिए। सांची जैसी बहू कभी नहीं हो सकती और ना ही पत्नी। वह कितनी अच्छी थी, आज नवीन को पता चल रहा होगा और सच में नवीन को उसकी कमी बहुत खल रही थी। उसके साथ उसने बहुत बुरा किया था। संजना तो नवीन के साथ सिर्फ उसके पैसे और ऐशो आराम के लिए थी। संजना का अब नवीन ज़रूरतें पूरा नहीं करता तो वह उसे खफा खफा रहने लगी थी। वह किसी और से बातें करती, उससे मिलने जाया करती, उसे डिनर, लंच और बाकी ज़रूरतें चीज़ें लिया करती थी जैसे नवीन से लेती थी। नवीन भी उसके खर्चे पूरे उठाता था, उसे पूरी आज़ादी और हर चीज़ चाहे वह कितनी भी महंगी क्यों न हो दिलाता था। लेकिन वह भी अब थक चुका था उसकी रोज़ रोज़ की महंगे डिमांड से
और वह साफ तौर पर कह चुका था कि अब बस भी करो संजना, तुम सच में सांची की तरह तो बिल्कुल नहीं हो। इतने पैसे उड़ाने की क्या ज़रूरत है, या फिजूल खर्ची मत करो। संजना कहाँ मानने वाली थी, उसे तो बस अपनी फिक्र रहती थी, सबसे बड़ा दिखाना था उसको। वही वीर अब सांची को अपने साथ लेकर के उसे फ़ौरन से जर्मनी के डॉक्टर से दिखाया। उसके सर में गहरी चोट लग गई थी, जिस वजह से वह चुप चुप रहा करती थी, या फिर उसके दिल में जो जख्म थे वह उसे वजह से चुप रहा करती थी। धीरे धीरे वीर उसे दोस्त की तरह बातें करने की कोशिश करता। डॉक्टर कहते यह किसी गहरे सदमे का शिकार हो गई हैं। अब इन्हें प्यार और अपनापन ही इन्हें अपने पुरानी ज़िंदगी में लौटा सकता है। मिस्टर वीर, आपको इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, प्यार से इन्हें पैम्पर करना होगा। वीर भी अब सांची को बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा था। धीरे धीरे वह सांची अपनी ज़िंदगी में लौटने लगी थी। वह सुबह उठने से लेकर के रात तक सोने तक वीर सांची का ख्याल रखता। स्पेशली उसके लिए एक सर्वेंट को बोल चुका था, हर वक्त सांची के साथ रहे, कोई भी प्रॉब्लम हो उसे फ़ौरन से बताए। सांची भी वीर को अब अपना दोस्त मानने लगी थी। एक दिन वीर सांची के पास बैठकर उसे फ्रूट्स काट करके दे रहा था और बोला, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। सांची उसको देखने लगी और बोली, जी बोलिए। वीर बोला, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। सांची बोली, हाँ क्यों नहीं। वीर बोला, तो फिर क्या मैं जो बोलूँगा वो मानोगी। सांची उसको खाली नज़रों से देखने लगी। तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलो, तुम्हारा मन भी लगेगा। तुम यहाँ खाली बैठकर घर पर अच्छा फील नहीं करती हो, मुझे अच्छे से पता है। ऑफिस चलोगी तो कुछ काम करोगी तो तुम्हारा मन बहल सा जाएगा। सांची भी खुद से सोचने लगी, यह तो सही है, मैं सच में यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, और वहाँ जाऊँगी तो मन लगा रहेगा कामों में, और मैं ठीक भी हो चुकी हूँ। वीर यह सुनकर खुश हो गया और बोला, ठीक है, फिर कल तुम रेडी रहना, हम दोनों साथ में ऑफिस चलेंगे। सांची हाँ में सर हिला दी। यह सुनकर वीर के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा खुशी आ गई थी। सांची सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और अब अच्छी भी हो चुकी थी। कहीं ना कहीं वीर सांची को पसंद करने लगा था, मगर वह सांची को कुछ नहीं बताया। उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में बातें नहीं करनी थी। तब तक वह कुछ नहीं करेगा, अपने दिल की बातें अपने तक ही रखेगा। अगले दिन सांची को लेकर अपने साथ बाहर आया। ड्राइवर ने उन दोनों के लिए दरवाज़ा खोला। सांची बैक सीट पर बैठ गई, उसके बगल में वीर भी बैठ गया और कहने लगा, आप ठीक है। सांची हाँ में सर हिलाई तो वीर ड्राइवर से बोला, चलो। ड्राइवर सीधे वीर प्रताप इंडस्ट्री लेकर चल पड़ा। वीर के मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं थे, वह कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। वीर के दादाजी थे जो वीर को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मगर इस वक्त उसके दादाजी इंडिया में थे। इंडिया से दूर देश में रहना उनको अच्छा नहीं लगता। जब ज़्यादा मन होता वीर को देखने का तो वीर को सीधा कॉल करके बुला लेते थे। वीर खुद अपने दादाजी के पास चला जाता था। सांची और वीर को देखकर सारे ऑफिस में कानाफूसी होने लगी। यह वीर सर के साथ यह लड़की कौन है। सारी लड़कियां एम्प्लॉय तो हैरान थी। आज तक वीर किसी भी लड़की से बात तक नहीं किया और ना ही किसी के तरफ देखा, और आज वह किसी लड़की के साथ। सारी लड़कियां तो सांची से इस वक्त जल भून गई थी, मगर वीर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सांची को उसने अपने कैबिन में अलग से चेयर और टेबल लगा दिया था और बोला, तुम यहीं अपने काम करोगी, और कुछ फाइल्स उसे रीड करने को दे दिया। सांची अपने काम में लग गई थी, वह लंच करना भी भूल गई। लेकिन वीर के रहते हुए ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि सांची लंच ना करे। वीर लंच के टाइम होते ही उसने सांची को अपने साथ लंच के लिए बोला। सांची उसके पास बैठ गई और लंच करने लगी। उसे भी अब थोड़ा अच्छा लगने लगा, अब थोड़ा सा वीर के साथ बातें भी करने लगी थी। वीर यह देख कर के उसे बातें पूछ ही लिया, सांची सच बताना क्या हुआ था तुम्हारे साथ में, आज तक तुम्हारे बारे में जान नहीं पाया। सांची कही, मुझे सब पता है, आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो ठीक है, मैं बताती हूँ। और सांची ने एक एक करके सारी बातें वीर को बता दी।
यह सुनकर वीर के तो होश ही उड़ गए थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतना कोई कैसे बदल सकता है। खुद की पत्नी रहते हुए वह दूसरों के तरफ नज़र कैसे डाल सकता है। सांची को अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता था नवीन अब कहाँ है या फिर उसका क्या हुआ। 2 साल से सांची जर्मनी में ही वीर के साथ रह रही थी। वीर तो अपने मन में सोच लिया था सांची को बिजनेस के तौर तरीके सिखाकर ही दम लेगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ती गई। अब सांची के दिल में भी वीर के लिए प्यार पनपने लगा था। वह दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स महसूस करने लगे थे। तभी एक दिन अचानक से वीर एक बार सांची पर चिल्ला उठा था। सांची उसके गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर वीर को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। वह सांची के पास आया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, सॉरी सांची, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मुझे गुस्सा आ गया। तुम्हें पता है मुझे किसी और पर गुस्सा था और वो गुस्सा तुम पर। अभी वह इतना बोला ही था कि सांची उसका हाथ दूर झटक दी और कहने लगी, बस करिए मिस्टर वीर, बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। बहुत आपने मुझ पर एहसान किया है, मैं उस एहसान को कभी नहीं भूल पाऊँगी। मैंने आपके ऑफिस को बहुत कुछ दे चुकी हूँ। 2 साल से मैं आपके ऑफिस में दिन रात मेहनत कर रही हूँ और आपके सारे पैसे भी चुकाती हूँ। तो अब मैं यहाँ से फ्री हूँ, मैं जहाँ मर्जी वहाँ जा सकती हूँ। इतना कहकर के वीर के कैबिन से बाहर निकलने लगी। तभी वीर दौड़ते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे गले से लगा लिया और बोला, नहीं सांची, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें यूँ भटकने नहीं दे सकता। तुम्हें नहीं पता कि वह नवीन इसी ऑफिस में ज्वाइन होने वाला है। मैं उसी चक्कर में इतना परेशान हूँ। तुम्हें जानने का पूरा हक है। यह सुनना था कि सांची हैरान हो गई और कहने लगी, क्या नवीन यहाँ इस ऑफिस में, वह भी जर्मनी में, ऐसे कैसे? वीर ने उसे बैठाया और बोला, आराम से यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आ रहा हूँ। और बिल्कुल भी यहाँ से जाने की बातें मत करना, वरना मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। मैं कल रात को जो कहा था तुमसे वह सब कुछ सच है। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मेरी फीलिंग सच्ची है सांची, मैं नहीं रह पाऊँगा। सांची इतना कहकर के वह उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ पर किस कर दिया और बोला, मैं अभी आया, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ ही देर में वह कॉफ़ी लेकर आया तो सांची बोली, अब बताओ क्या बात है। वीर उसको नज़र भर कर देखा और बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम उससे डर जाओ या फिर वही चेहरा बना लो जैसे कि तुम उससे जानती हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा दिखाओ कि तुम उसे जानती तक नहीं हो। उसे सब कुछ नाम शकल से लगेगा, लेकिन तुम्हारे ओहदे में वह भूल जाएगा कि तुम वही सांची हो। जैसे मैं कहूँगा वैसे ही तुम्हें करना होगा, तब उसे समझ में आएगा कि उसने किस हीरे को खोया है। उसने यह सुनना था कि सांची के चेहरे पर स्माइल आ गई और वह वीर के सीने से जा लगी। और आगे जो कुछ भी हुआ वह नवीन के सामने था। नवीन पूरी तरह हैरान था, ऐसे कैसे सांची? शायद जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जब वह घर आया तो संजना घर पर नहीं थी। वह पूरे पूरे रात घर से गायब रहने लगी थी। अब यह सब नवीन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह सीधे एक दिन संजना से पूछ बैठा, तुम रात रात भर कहाँ गायब रहती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें थोड़ा सा भी होश नहीं रहता है। घर की औरतें ऐसे बाहर नहीं जाती हैं। तुम शादीशुदा हो, यह तुम भूल चुकी हो क्या? संजना बोली, बस करो नवीन, तुम मुझ पर चिल्लाना बंद करो। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, जो तुम कहोगे मैं वो करूँगी। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ, मैं नहीं तुम्हारे शादी में रहना चाहती। मुझे अब कोई और पसंद आ गया है और वह तुमसे भी ज़्यादा पैसे वाला है। मुझे हर तरह से पैम्पर करता है। तुम्हारे एहसान की ज़रूरत नहीं है मुझे। डिवोर्स पेपर भिजवा दूँगी और तुम उस पर साइन कर देना। इतना सुनना था कि नवीन के तो ज़बान ही बंद हो गए हैं थे। वह संजना को जाते हुए बस देख रहा था। अब उसके रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। वह माथा पकड़कर बैठ गया। वही चंद्रावती जी कहीं, जैसे करोगे वैसे ही भरोगे ना। तुमने सांची के साथ ऐसा ही कुछ किया था और आज देखो तुम्हारे साथ ही ऐसा हो गया। अब तुम भूल जाओ, सांची जैसी लड़की तुम्हारी लाइफ में थी,
सांची जैसी लड़कियां आज के ज़माने में बिल्कुल नहीं मिल सकती हैं। अब अपनी किस्मत पर आंसू बहाओ, मैं भी जा रही हूँ यहाँ से। नवीन अपनी दादी माँ को गले लगा कर के फूट फूट करके रोने लगा। वह अपनी किस्मत पर रो रहा था। जब सांची उसके साथ थी तो वह कभी भी कद्र नहीं किया, पत्नी नहीं समझा और उसे मरते हुए भी छोड़ दिया था। कैसा पति है रे तू, जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका, वह तो किसी का नहीं होगा। इतना कह कर के चंद्रावती जी भी वहाँ से चली गई, अपनी लड़की के घर चली गई थी। वहाँ उसके पति विदेश चला गया था, जिस वजह से वहाँ रहने के लिए कोई तो चाहिए था। अब नवीन पूरी तरह अकेला हो गया था, अपनी किस्मत पर आंसू बहाए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सांची और वीर की शादी इंडिया में बहुत ही धूमधाम से हुई, जो पेपर में पूरे फ्रंट पेज पर हेडलाइंस बन चुका था। नवीन भी यह देख चुका था, आज सांची उसकी पत्नी होती, अगर ऐसा नहीं किया होता तो। मगर वह किसी और की पत्नी बन चुकी थी। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। नजरें मिलाने के लायक भी नहीं था किसी से। वही वीर सांची को अपने कमरे में लेकर गया और वीर को देखकर सांची कही, क्या आप भी? अभी वह पूरी बात बोलती कि वीर उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दिया और कहने लगा, ऐसा कभी सोचना भी मत। मैं वैसे लोगों में से नहीं हूँ कि अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं और। इतना सुनना था कि सांची वीर के गले लग गई और बोली, आजकल कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं बहुत धोखे और टूट चुकी थी, फिर से दोबारा मैं जुड़ी हुई हूँ। अब मेरे में टूटने की हिम्मत नहीं है, इस बार मैं मर ही। तभी वीर उसके होठों को अपने कैद में ले लिया और उसे किस करने लगा और सीधे बेड पर ले गया। सांची को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। वीर उससे दूर हुआ और कहने लगा, सांची बस करो, और ऐसी बातें मैं दोबारा नहीं सुनने वाला हूँ। इतना कहकर वह उसको गले से लगा लिया और धीरे धीरे उसके कॉलर बोन से होते हुए उसके शोल्डर पर किस किए जा रहा था। सांची भी खुद को उसके हवाले कर चुकी थी। सांची भले ही नवीन की पहली पत्नी थी, मगर आज तक नवीन और वो पति पत्नी जैसा रिश्ता कभी भी नहीं बनाए थे। शायद भगवान को यही मंजूर था। आज सांची वीर को नहीं रोक पाई और ना ही वीर को खुद कंट्रोल कर पाया। वीर सांची को अपनी बाहों में लेकर उसे वह प्यार दे रहा था जो सांची का हक था। पूरी रात उस कमरे में सिसकियां ही गूंजती रही सांची की। उसकी सिसकियां सुनकर वीर मदहोश हो रहा था और सांची से प्यार किए जा रहा था। अगले दिन दोनों ऑफिस में थे। ऑफिस आया और कहने लगा, मुझे पता है सांची कि तुम ही हो। मैं तो नजरें मिलाने के भी लायक नहीं हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ जो मेरी गलती को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे पैर पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और यह रहा मेरा डिवोर्स पेपर, इस पर साइन कर दिया हूँ, तुम भी कर लेना और अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना। इतना कह कर के नवीन वहाँ से चला गया। सांची को भी उसके जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वहीं वीर सांची के गले लग गया और कहने लगा, एनी प्रॉब्लम? सांची वीर को देखने लगी और ना में सर हिलाई और मुस्कुराते हुए उसके गले से लग गई। उम्मीद करती हूँ कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।